भारत एक विशाल देश है जो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इस चैप्टर में हम समझेंगे इंडिया की साइज, इंडिया की लोकेशन और इंडिया की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। वेलकम बैक टू फ्यूके एजुकेशन। हेलो एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर व्हिच इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये चैप्टर वैसे बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताता है इंडिया के बारे में, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें ही नहीं याद रख पाते, नहीं जान पाते, ना समझ पाते हैं। तो इस चैप्टर में आपके पहले एकदम फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का आपके 9th स्टैंडर्ड में बताने की कोशिश की गई है कि इंडिया की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, ताकि आगे आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ने में आसान हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इंडिया के बारे में स्टार्ट करने से पहले इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी चाहिए, हमारे भारत की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझनी चाहिए। भारत जो है वो बहुत अभी नया का बना हुआ देश नहीं है। भारत की संस्कृति अभी एकदम नई बनी संस्कृति नहीं। बहुत समय से, बहुत प्राचीन कालों से, बहुत एंशिएंट टाइम से क्या चल रहा है, इंडिया का एक भारत की प्रगति चल रही है, भारत की संस्कृति चल रही है। सो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, राइट। हम हमेशा से जानते हैं, हमारे घर में भी हमने सुना हुआ है, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमने अभी 8th स्टैंडर्ड तक जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें भी हमने सब कुछ समझा है कि इंडिया की हिस्ट्री क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, मिडिवल हिस्ट्री क्या है, हमने सब समझा है, राइट। तो उससे हमें ये समझ में आता है कि हम ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसी चीज बोल रहे हैं, तो ये कुछ नई चीज तो है नहीं। इंडिया बहुत पुराना है, भारत बहुत पुराना है, और भारत का अस्तित्व उससे भी पुराना है, राइट। It achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. यहाँ पे इंडिया के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दी गई है कि जब 5 डेकेड्स पहले से हमारा इंडिया जो है, हमारा भारत जो है, वो बहुत सारे फील्ड में अपनी विजय हासिल कर रहा है, वो बहुत सारे फील्ड में अपने इम्प्रूव कर रहा है, राइट। बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ में, राइट। तो ब्रिटिश के आने के बाद, या हम पहले देखे मिडिवल टाइम्स में मुगलों के आने के बाद, दिल्ली सल्तनत के आने के बाद, और उससे पहले जब हम एंशिएंट हमारे एम्पायर्स देखते हैं, चोलास, चेरास, पांड्यास, ठीक है, ये सब जो हैं नॉर्दर्न एम्पायर्स में जो भी रहते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो हम एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक देखते हैं, तो हम समझते हैं कि इंडिया ने बहुत ही मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की है, बहुत ज्यादा प्रगति हासिल की है। और हम तो पहले ये भी कहा करते थे कि सोने की चिड़िया है भारत, राइट। और हमने, अगर आप मतलब जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको और भी चीजें गहराई में समझ में आएगी कि इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट, भारत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता था उस वक्त, इकोनॉमी में भी और संस्कृति में भी, ठीक है। सो रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम इंडिपेंडेंस के बहुत समय बाद तक हमने कितना अचीव किया है, कितना ज्यादा लेवल पे अचीव किया है, ठीक है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उसके बाद से, उसके पहले वाला भारत थोड़ा सा अलग था, उसके बाद वाला भारत बहुत ज्यादा अलग है, राइट। तो हम एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, और भारत हमारा एज अ देश बहुत बड़े रिमार्केबल प्रोग्रेस पे चल रहा है, ठीक है। सो हम ये चीज किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे भारत के बारे में, हमारे प्यारे भारत के बारे में, इंडिया, राइट। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि यूरोप की हिस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा चेंज साबित हुआ, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी ये बहुत बड़ा चेंज साबित करता है इंडिया, भारत का अस्तित्व, भारत का एग्जिस्टेंस, भारत का पास्ट क्या करता है, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को शेप करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, हम हिस्ट्री में ज्यादा नहीं डाइव करेंगे क्योंकि हम हिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बट पोटेंशियल इंपॉर्टेंस, बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, हमें सब कुछ पता होना चाहिए हमारे भारत के बारे में। तो हमने एक ओवरऑल आइडिया ले लिया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें समझेंगे जिससे आगे चैप्टर को पढ़ने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो वो बेसिक चीजें क्या है,
बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहती है कि अर्थ है तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर क्या होता है, ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर क्या होता है, राइट। तो वो चीजें हम थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि क्या होता है, ताकि आगे जब मैं कुछ इंफॉर्मेशन और डेटा दूं तो समझ में आए कि क्या बात हो रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ, ओके। सो व्हेन वी कट आवर अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, इक्वल हाफ्स है नहीं, थोड़ा सा कम है, तो when we cut earth into two equal horizontal halves, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ साइड में है, और ये साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब कार्डिनल पॉइंट्स तो पता ही है सबको, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो ये जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कट के बाहर आ रहा है, और नीचे की तरफ देख रहे हैं तो सदर्न। हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। तो नॉर्थ पोल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ में है, क्योंकि वो कार्डिनल डायरेक्शन कौन सा है इसका, नॉर्थ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लेकिन वही जब हम हमारे ग्लोब को या हमारे अर्थ को हम लोग वर्टिकल इक्वल हाफ्स में कट करते हैं, तो ये हो जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि अर्थ एक हेमिस्फीयर है तो हम लोग अर्थ के आधे हिस्से को क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। मतलब एक अर्थ एक स्फीयर है तो आधे हिस्से को क्या बोलेंगे हम, हेमिस्फीयर, राइट। तो ये हेमिस्फीयर, ठीक है, इधर भी इधर भी, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये चीज है, जब वर्टिकली हम अर्थ को कट कर रहे हैं तब हमारे पास दो डायरेक्शंस में आ रहे हैं अर्थ के इक्वल हाफ्स, कौन से हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जब हम अर्थ को दो इक्वल पार्ट में हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं तब हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। ये क्लियर है, ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, ठीक है। अब एक और चीज है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होता है, जो ये लेटी हुई लाइंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है, ये जो अर्थ पे है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। जब अर्थ को हम, ये जो अर्थ है हमारा, हम उसको ऊपर से देखेंगे तो ये जो लाइंस है ना वो आपको इस तरह से अपीयर करेंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, कंटिन्यूअसली सर्कल्स हैं। मतलब यहाँ पे एक सर्कल है, फिर ऐसे पीछे से घूम के आएगा एक सर्कल, फिर एक सर्कल पीछे से घूम के आएगा, ऐसे करके 0 डिग्री तक आता है, ठीक है। फिर वापस यहाँ से घूमते हुए पीछे की तरफ, फिर ऐसे ऐसे करके साउथ पोल तक आता है। तो नॉर्थ और साउथ पोल तक आते आते ये सर्कल क्या हो जाता है, एकदम डॉट बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ऐसे लाइंस हैं जो कि ऐसी लाइंस नहीं है, सॉरी, लॉन्गिट्यूड्स ऐसी लाइंस है, ठीक है, नीचे तक आती हैं, और ये वर्टिकल लाइंस है। तो जो 0 डिग्री लाइन होती है उसको हम GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, और मतलब टाइम। और जो इसी के जस्ट पीछे 180 डिग्री पे होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इसके जस्ट पीछे ये जो है, ये लाइन 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 करके 180 तक जाती है। जब वो पूरा 180 कवर करती है तब हम उसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। पूरी लॉन्गिट्यूड्स मिला के कितनी लाइंस होती हैं, 360 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ तक होती है और 90 डिग्री साउथ तक होती है सेपरेटली, ठीक है। अगर नॉर्थ के लिए गिन रहे हो तो 0 से गिनोगे, साउथ के लिए गिन रहे हो तो 0 से गिनोगे साउथ के लिए, ठीक है, सेपरेट है ये दो, लेकिन ये एक ही है, 360 डिग्री जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। अब हम इन सब चीजों को पढ़ क्यों रहे हैं, नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ पोल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सब हमने क्यों पढ़ा, ये इसलिए पढ़ा क्योंकि इंडिया के
साइज और लोकेशन को पता करने के लिए ये चीजें काम आने वाली है, ठीक है। जब हम अर्थ बनाते हैं, जब हम अर्थ को देखते हैं और जब हमने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बनाने की जरूरत को महसूस किया, तो वो क्यों किया, बार बार मैं गलत बना देती हूँ इसे, ठीक है। ऐसा है, लॉन्गिट्यूड ऐसी ऐसी जाती है, ठीक है। तो ये जरूरत क्यों पड़ी कि इसको आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाओ, ये तो इमेजिनरी लाइंस हैं, अर्थ को तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने क्यों ऐसे सर्कल्स इस तरह के बना दिए, इस तरह के लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बना दिया हमने, ठीक है। ऐसा क्यों बना दिया हमने, ताकि हम लोग एक पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सके। आपने मूवीज में देखा होगा कि ऐसी मूवीज में देखा होगा जहाँ पे एयरफोर्स जो मतलब प्लेन चढ़ा, कोई एयरक्राफ्ट चला रहे होते हैं, राइट। कई सारी ऐसी मूवीज में देखा होगा, तो वो लोग क्या बताते हैं, और शिप, अगर शिप वाली कोई पायरेट्स वाली मूवी देखी होगी तो वो लोग भी क्या बताते हैं, कुछ लैटिट्यूड करके कोई वर्ड यूज करते हैं, इतने डिग्री लैटिट्यूड्स, इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे हैं, यहाँ पे स्पॉट किया गया है, ऐसा बोलते हैं। ये चीजें क्या करती हैं, लोकेशन बताने के लिए काम आती हैं। तो इन लोगों ने, और जिन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट बनाया है, इमेजिनरी लाइंस का कॉन्सेप्ट बनाया है, वो लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए और टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया, ठीक है। ये दोनों लाइंस जो हैं, जहां पे बॉक्स बनाती हैं और जहां पे भी मीट करती हैं, वो एरिया हमारा पॉइंट ऑफ बन जाता है इंफॉर्मेशन का, कि भाई ये है लोकेशन और ये लोकेशन की इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या लोकेशन है हमारे इंडिया की, लेकिन उससे पहले बस ये पता होना चाहिए कि जहां पे ये लॉन्गिट्यूड मीट कर रही है, जहां पे ये लैटिट्यूड मीट कर रही है, या वो ग्रिड या वो पॉइंट, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, तो हम बताएंगे कि ये वाली लॉन्गिट्यूड और ये वाली लैटिट्यूड के बीच में कहीं इंडिया लाई करता है, ठीक है। क्लियर है। तो हमें लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट हेल्प करता है, ओके। क्लियर है ये चीज, तो ये आई होप कि क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको क्या मिटाऊं, आगे बढ़ते हैं। सो इंडिया की लोकेशन के बारे में लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज इट, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या चीज की बात कर रहे होंगे। जब हम अर्थ को हाफ में काटते हैं तो ऊपर वाला हॉरिजॉन्टली, तो ऊपर वाला क्या आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, इंडिया इज ओनली द सब कॉन्टिनेंट, ओनली ऐसा कॉन्टिनेंट है विच हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इंडिया पहले साउथ हेमिस्फीयर में था, ठीक है, साउथ पोर्ट्स में था, एकदम अंटार्कटिका के पास जुड़ा हुआ था। फिर वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर ट्रैवल करते 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 नॉर्थ हेमिस्फीयर में आया, और तब जाके यूरेशियन प्लेट से वो टकराता है, हिमालयास को बनाता है, और इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने लग जाती है, ठीक है। तो ये इंडिया की जो कंट्री है, ये इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एट प्रेजेंट है, ठीक है। बट अर्लियर ये कहाँ थी, सदर्न हेमिस्फीयर में। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अभी मैंने ये टर्म समझा है, आई होप याद होगा। लैटिट्यूड क्या है, ये वाली लाइन, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स, कौन कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में है इंडिया, 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ। दैट मीन्स अगर अर्थ का ये 0 डिग्री है, तो कहीं 8 डिग्री से इंडिया स्टार्ट होता है और कहीं जाके 37 डिग्री पे इंडिया का पूरा एक्सटेंशन रुकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये इंडिया की लैटिट्यूड वाइज लोकेशन बताई, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड वाइज लोकेशन देखो, 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट, ठीक है। अब ये ईस्ट क्यों है, ये नॉर्थ क्यों है, हम ये टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, हमेशा याद रखना, नॉर्थ एन यूज कर रहे हैं क्योंकि वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और हम ई यूज कर रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई कर रहा है, राइट। ये जो ग्लोब है, इसको ऐसे डिवाइड किया तो यहाँ ब्रिटेन है, यूरोप है, फिर ये अपना एशिया है, ठीक है। इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, राइट, इधर ऑस्ट्रेलिया है, राइट, इधर अफ्रीका है, ओके। तो कौन से हेमिस्फीयर में, अफ्रीका तो खैर दोनों तरफ है,
तो कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया होगा? ऑफ कोर्स ईस्ट हेमिस्फीयर में होगा। क्लियर है? तो ये क्या डिग्री, ये क्या बता रहा है कि अगर लॉन्गिट्यूड्स को देखा जाए तो 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कहीं 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में इस एरिया में 08 से लेके 37 डिग्री के बीच में कहीं इस ग्रिड में उसका लोकेशन होगा। ठीक है? जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है? यहाँ पे क्या पॉइंट है? 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग 4 को और 3 को मिलाते हैं और ये हमारा पॉइंट बनता है। ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है? लैटिट्यूड देखते हैं 8 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल समझ लो, और लैटिट्यूड सॉरी हम देख रहे हैं 8 यहाँ पे और लॉन्गिट्यूड हम देख रहे हैं 68 इधर है, तो यहाँ कहीं पे इंडिया स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है? इस तरफ और इस तरफ से। ठीक है? तो यही मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया की लोकेशन किस तरह से बन रही है। ठीक है? तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया साउथ में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? ये कहीं यहाँ कहीं 0 डिग्री की लाइन होगी। ठीक है? और यहीं से कहीं 8 डिग्री तक इंडिया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? और फिर कहाँ तक खत्म हो रहा है? 37 डिग्री लैटिट्यूड पे। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 68 डिग्री से लेके एक्सटेंड कहाँ तक हो रहा है? 97 डिग्री। ठीक है? तो ये ईस्ट। ओके? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ divides the country into almost 2 equal parts. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शायद मैंने नहीं बताया। तो ये अगर हमारा अर्थ है, ठीक है, तो ये है इक्वेटर। पता तो होगा लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता देती हूँ जिन्हें बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग याद नहीं है। तो ये कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ, और ये है ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है? ये 23.5 डिग्रीज पे चलता है नॉर्थ पे, और ये 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है? और ये है हमारा इक्वेटर जो कि है 0 डिग्री। ठीक है? तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया से पास होता है और इंडिया को लगभग ऑलमोस्ट हाफ में कट करता है। ठीक है? कर्क रेखा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके? ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। देखो इंडिया की कितनी बढ़िया सी वो है पोजीशन, ये प्लस बनता है। ठीक है? मतलब चारों दिशाओं में पॉइंट है उसके, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, पॉइंटेड है। ठीक है? क्लियर है? बाकी और आगे हम समझते हैं ना। To the southeast and the southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal, और उसके बाद the Lakshadweep Island in Arabian Sea। अब देखो ये इंडिया है। ठीक है? इंडिया के आसपास इस तरफ बे ऑफ बंगाल सी है और इस तरफ अरेबियन सी है। ठीक है? बे ऑफ बंगाल में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है और अरेबियन सी में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है? ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। काफी लंबे आइलैंड्स है, काफी दूर तक उनका एक्सटेंशन है। लक्षद्वीप आइलैंड्स कोरल आइलैंड्स हैं, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और उनका एक ग्रुप, एक समूह है उनका। ठीक है? ये अरेबियन सी में ये बताया गया है। देन उसके बाद to the southern most point of the Indian Union, Indira Point got submerged under the sea water 2004 सुनामी। अब 2004 में एक बहुत ज्यादा भीषण सुनामी आई थी जिसमें इंदिरा पॉइंट जो हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप कही जाती है वो सबमर्ज हो गई थी, यानी कि पानी के सुनामी के वजह से डूब चुकी थी। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो हमारे पास 2 आइलैंड्स है, इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड देन लक्षद्वीप आइलैंड।
बे ऑफ बंगाल में स्थित है अंडमान निकोबार, और अरेबियन सी में स्थित है क्या, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, हमेशा याद रखना हमारे इस तरफ वेस्ट की तरफ क्या है, अरेबियन सी है, ईस्ट की तरफ हमारे पास है बे ऑफ बंगाल। ओके, नाउ हमारे इंडिया की साइज पढ़ते हैं हम लोग। हमने लोकेशन देख ली, किस तरह से लोकेशन देखी हमने लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के हिसाब से लोकेशन देखी। हमने और भी क्या चीज देखी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरह से क्या पास करता है और इंडिया को किस पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि हमारे इंडिया के अगल बगल 2 अच्छे अच्छे सीज हैं। ओके, एंड देन उस सी में कुछ आइलैंड है। ओके, क्लियर है। नाउ साइज देखते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया has an area of 3.28 million square kilometer। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का एरिया है। ठीक है, पूरा एरिया, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज। इतना विशाल है हमारा भारत। ठीक है, ये पूरा जो एक्सटेंशन है हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को सबको मिला के, ठीक है, हम जब सबको इंक्लूड करते हैं तब हमारा एरिया इतना ज्यादा है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस डेटा को याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना। India's total area accounts for about 2.4% of the total world's geographical area। अब पूरे अगर वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया को देखें तो इंडिया किस नंबर पे है, कितने परसेंटेज का लैंड होल्ड करता है, 2.4%। ठीक है, लेकिन पूरी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है। ठीक है, ओके, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट। ये देखो, इंडिया के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा फिगर्स हैं, इसको आपको बिल्कुल बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। एमसीक्यूज के उसमें आ जाते हैं ये, और लिखने के लिए भी आपको रहेगा साइज और लोकेशन पे इंडिया के। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट जिस टाइप पॉइंट्स में ये लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में, ये आपके बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है, इसी सीक्वेंस में दिया है, तो इसको इसी सीक्वेंस में याद कर लेना। ठीक है, कि पहले एरिया करेंगे, देन उसके बाद कितना परसेंट पूरे वर्ल्ड का है, देन इंडिया कितने नंबर पे आता है बड़े होने में। ठीक है, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। ठीक है, देन उसके बाद लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की, 15,200, 15,200 किलोमीटर्स है इसकी अलोन लैंड बाउंड्री। ठीक है, दैट मीन लैंड बाउंड्री इन कंपैरिजन टू होम, टू द नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, ये लैंड बाउंड्री है, मतलब इतनी तो लैंड बाउंड्री है। ठीक है, देन टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन ये होती है जो बाउंड्री पानी से सटी होती है, पानी से चिपकी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड और कोस्ट लाइन। ठीक है, और कोस्ट लाइन में ये भी आएगा क्योंकि ये हमारा आइलैंड है, तो आइलैंड के भी जो बाउंड्री होगी पानी के साथ मिली होगी, उसको हम काउंट करेंगे कहाँ पे, कोस्ट लाइन में। ठीक है, कोस्ट लाइन याद रखना, जो भी बाउंड्री पानी से अटैच है। ठीक है, पानी से अटैच है, क्लियर है। तो इंक्लूडिंग अंडमान और लक्षद्वीप को हमारे पास कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर्स की है, 7,516.6 किलोमीटर्स। ओके, तो ये बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर है। इसमें मतलब कुछ समझने लायक तो नहीं है, बट याद करने लायक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। India is bounded by the Young-Fold Mountains in the northwest, north and the northeast। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रैवल करके आए। ठीक है, और इस ट्रैवल की वजह से यहाँ पे कहीं यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गए। अभी समझाती हूँ इसको। फिर इसीलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के क्या हो गया, कुछ यंग फोल्ड माउंटेन्स बन के रेडी हो गए। ठीक है, व्हाट आर दीज यंग फोल्ड माउंटेन्स। ओके, फोल्ड माउंटेन्स कब बनते हैं, जब कॉन्टिनेंट प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंट प्लेट से टकराती है। ठीक है, ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, वो 11th-12th की ज्योग्राफी में आता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, वो माउंटेन्स जो बनते हैं 2 कॉन्टिनेंट प्लेट के टकराने की वजह से। ठीक है, ऐसे फोल्ड होते 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 बढ़ते जाते हैं। ठीक है, नाउ गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। ठीक है, अब जैसे ये देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये गुजरात है।
ठीक है, और ये है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे, ठीक है। तो गुजरात से लेके अगर अपन को अरुणाचल प्रदेश जाना है, हमें नहीं, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश अर्थ के टाइम के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, टाइम का डिफरेंस है, वो है 2 आवर्स ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ 45-55 मिनट्स हैं, 1 आवर 45 ऐसे कुछ करके, तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स इसका डिफरेंस है, ठीक है। मतलब अगर सूरज यहाँ पे उग रहा है, ठीक है, यहाँ पे उगता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ 2 घंटे बाद ऑलमोस्ट दिखेगा, ठीक है। कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में कि सूरज बहुत जल्दी उग जाता है, ठीक है, लैंड ऑफ सन, राइट, सनराइज, ओके। तो वहां पे यही होता है, अगर वहां हमारे 4 बजे क्या होता है, एकदम अंधेरा अंधेरा होता है, लेकिन वहां 4 बजे ही सूरज उग जाता है, ठीक है। अब ये 4 बजे क्यों उग जाता है, उनका टाइम अलग होना चाहिए भाई। सूरज निकलने का टाइम तो लगभग 6 बजे का है, राइट, तो 6 बजे निकलना चाहिए, लेकिन वहां 4 बजे निकल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पूरे इंडिया का जो टाइम है वो एक सेट करके रखा है, ठीक है। जब भी हम कभी बार्गेनिंग करते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि यार ये 10 का दे दो, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं सर 15 का होगा, तो बोलते हैं ठीक है चलो तुम्हारा ना मेरा 13 में फिक्स करते हैं इसको, ठीक है, 13 रुपए में ही दे दो, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल बार्गेनिंग हुई। लेकिन अगर हम ऐसे कोई बार्गेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ना इसके पास इसका ज्यादा नुकसान हो ना इसका ज्यादा नुकसान हो, राइट। तो हमने इंडिया के टाइम डिसाइड करने में भी छोटी सी बार्गेनिंग की है। कैसे? हमने बोला कि इनका भी थोड़ा सा ही टाइम लेते हैं, ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, इनका भी थोड़ा सा ही टाइम लेते हैं, ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो जो 2 घंटे का डिफरेंस है उसको इन लोग ने ऐसा किया कि आधा इधर बांट दिया, आधा इधर बांट दिया। उन्होंने बोला कि जो ये कंट्री के बीच में इधर एक लाइन गुजरती है, इधर एक लॉन्गिट्यूड गुजरता है, उसको हम हमारे देश का स्टैंडर्ड टाइम लेंगे। हालांकि इधर अगर शाम में मतलब सूरज दिख रहा है, ठीक है, या सूरज ढल चुका है इधर, यहाँ मुंबई में और यहाँ गुजरात के आसपास सूरज बहुत देर ढलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ सूरज जल्दी निकल रहा है तो यहाँ सूरज बहुत थोड़े देर से निकलेगा, ठीक है। हालांकि ये चीज हमें देखने को मिलती है, हम सबने नोटिस किया होगा, और नहीं नोटिस किया हो तो नोटिस करना और सर्च करना कि अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट बंगाल में क्या टाइम है सनराइज का, और यहाँ इस तरफ कोस्ट में वेस्टर्न एरिया में क्या टाइम है सनराइज का, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या चीज की बात कर रही हूँ, क्लियर है। तो यहाँ ना इनका ज्यादा टाइम वेस्ट हो ना इनका ज्यादा टाइम वेस्ट हो, तो हमने क्या कर लिया, एक बीच का मध्यम मार्ग निकाला, ठीक है। क्या मिडिल पाथ निकाला? हमने बोला स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहाँ पे हम इंडिया का मिर्जापुर डिक्लेयर करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये इनका टाइम ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इनका टाइम ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा इनको 1 घंटे का और इनको 1 घंटे का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे मानी गई, ठीक है। तो इंडिया का जो कि 2 आवर्स का लैग है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का, उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। कैसे? मिर्जापुर को, स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारी मिर्जापुर को बना दी, पासिंग थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। तो अपन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जो अभी आप सबके फोन में, आपके क्लॉक में हो रहा होगा, और ये सब इंटायर नेशन के पास होगा, भले ही सूरज किसी भी वक्त आए और जाए, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड टाइम अभी आपके वॉच में होगा, वो क्या होगा, हमारा पूरे इंडिया का टाइम। मतलब अरुणाचल प्रदेश में भी यही टाइम दिखाएगा, ठीक है, भले ही वहां रात हो गई हो, और इधर भी अभी जहाँ पे आप होंगे वहां पे भी वही टाइम दिखाएगा, और कहीं और आप किसी दोस्त से जो आपका कहीं और किसी स्टेट में है उससे पूछोगे तो भी यही टाइम। क्लियर है? ओके, सो दिस इज इट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत अपने विशाल आकार, अपने समृद्ध संस्कृति के वजह से पूरे दुनिया में एक बहुत ही अलग पहचान बनाता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसे और डिटेल में पढ़ना हो तो फ्यू की एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें।